कानपुर हिंसा मामले को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। बुलडोजर दंगाइयों पर कहर बरपाने के लिए तैयार नजर आ रहा है, तो वहीं पत्थरबाज डर के मारे सरेंडर भी कर रहे हैं। लेकिन पुलिस की कार्रवाई और प्रशासन की सख्ती से कुछ लोगों के पेट में दर्द होने लगा है। इन्हें पत्थरबाज मासूम और बेगुनाह नजर आने लगे हैं। आलम यह है कि कुछ योगी की पुलिस को नसीहत दे रहे हैं तो कुछ चेतावनी। देखिए आखिर कितने भाईजान हैं जो पत्थरबाजों पर मेहरबान हैं। तस्वीरें बयां करती हैं कि 3 जून को उपद्रवियों की भीड़ कानपुर को हिंसा की आग में झुलसाना चाहती थी। तस्वीरें बयां करती हैं कि बेकाबू भीड़ पत्थरबाजी से आपसी भाईचारे का कत्ल करना चाहती थी। लेकिन इन तस्वीरों पर ही कुछ लोग सवाल उठाने लगे। इन तस्वीरों को झूठा बताकर अपनी सियासत चमकाने लगे हैं। इन तस्वीरों के जरिए एक बार फिर लोगों को बरगलाने लगे हैं। कानपुर के शहर काजी का भड़काऊ बयान। देवबंद के उलीमा की प्रशासन को नसीहत। कानपुर में हिंसा के बाद पुलिस और प्रशासन उपद्रवियों की पहचान कर उन्हें सजा दिलाने की तैयारी कर रही है। कई गिरफ्तारियां हो चुकी हैं और कई आरोपियों की तलाश की जा रही है। लेकिन पुलिस प्रशासन की सख्ती कुछ लोगों को नागवार गुजर रही है। ये पत्थरबाजों को बेगुनाह साबित करने पर तुले हैं। ये पुलिस प्रशासन पर दबाव बना रहे हैं। यकीन नहीं आता तो सुनिए कानपुर शहर काजी अब्दुल कुद्दूस और देवबंद के उलेमा मुफ्ती असद कासमी का ये बयान। वो नवैयत दूसरी थी, यहाँ की नवैयत शहर की दूसरी है। अगर ये इस तरह की कोई कदम उठाए गए तो फिर सर पे कफन बांध के लोग निकल भी आएंगे मैदान में। ज़्यादा दिन इंतजार नहीं कर पाएंगे। अब ज़्यादती की इंतहा, सब्र का ही इंतहा हो रही है। अगर मतलब होना है तो फिर ठीक है। वो हम कानून को तो तोड़ते नहीं, ना कानून को भी तोड़ा हमने। लेकिन ये तो हमें हक है कि ठीक है भाई, हम मरने के लिए निकले, आ रहे मारो, सर पे कफन बांध के निकल पड़ेंगे। कानपुर के शहर काजी का जो बयान आया है, मैं पूरी तरीके से उनके बयान से सहमत हूँ और मैं हुकूमत से और प्रशासन से भी यही कहूँगा कि जो है एक तरफ़ा कार्रवाई ना हो। तमाम ही लोगों ने जिन्होंने भी जो है अमन व अमान को बर्बाद किया है और फसाद फैलाने का काम किया है, उन लोगों को निशानदही करके उन पर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मैं हुकूमत से और प्रशासन के लोगों से यही उम्मीद जताना चाहता हूँ और यही उम्मीद है हमें भी उन लोगों से कि वो किसी को जो है बेगुनाह को गिरफ्तार नहीं करेंगे। सवाल उठते हैं कि इन जैसे लोगों को आखिर भरोसा किस पर है। इन जैसे लोग बार बार एक तरफा कार्रवाई की बात कर दंगाइयों का बचाव करने क्यों उतर आते हैं। इन जैसे लोगों को ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप क्यों नहीं दिखते जो खुलेआम हिंदुओं के खिलाफ मुसलमानों में जहर घोलते हैं, जो हिंदुओं की दुकानों से सामान ना खरीदने और उनका बहिष्कार करने की बात करते हैं। खैर, अब सुनिए मुसलमानों के नाम पर राजनीति करने वाले अजदुद्दीन ओवैसी और यूपी में उनके प्रतिद्वंदी समाजवादी पार्टी के इरफान सोलंकी का कानपुर हिंसा पर दिया ये बयान। जब पत्थर फेंकता है तो 2 तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। एक तरफ से पत्थर नहीं फेंका जाता, 2 तरफ से पत्थर फेंके जाते हैं। और पुलिस का काम यह है कि जो पत्थर फेंकता उसको उठाओ आप, मगर यहां पर नहीं यही लोग किए, यही किए। बिल्कुल लगाइए, पर पोस्टर लगाने से पहले आप ये तो देखिए कि आप किसकी अपमानना कर रहे हैं। पुलिस कार्रवाई करे तो गलत, पुलिस आरोपियों को सजा दिलाने की कोशिश करे तो गलत, प्रशासन हिंसा की ऐसी वारदातों पर अंकुश लगाने की कवायद करे तो गलत। तो भाई सवाल ये है कि सही क्या है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान में किसका राज चलना चाहिए, कानून का या फिर भीड़ तंत्र का। मेन तो यही है, चूंकि ये साइंटिफिक एविडेंस है। कई बार ऐसी परिस्थितियों में पुलिस पे आरोप लगते हैं कि पुलिस गलत फंसा रही है,
तो हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि साइंटिफिक एविडेंस से जितने भी जो विजिबल फेसेस हैं उन पर शिकंजा कसा जाए, उन पर कार्रवाई की जाए ताकि किसी शिकायत का मौका ना मिले। कानून अपना काम कर रहा है तो कानपुर हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी पर भी अब पुलिस का शिकंजा और ज्यादा कसने वाला है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस को शक है कि हयात जफर हाशमी और उसके एसोसिएशन को विदेश से फंडिंग मिलती थी। कानपुर के बाबूपुरवा इलाके के एक प्राइवेट बैंक में 2019 में एक खाता खोला गया था। इस खाते में 30 जुलाई 2019 को 3 करोड़ 54 लाख रुपए जमा किए गए। सितंबर 2021 को 98 लाख रुपए एक मुश्त निकाल लिए गए। तो अभी इस खाते में 1 करोड़ 27 लाख रुपए पड़े हैं। इसी तरह 2019 में खोले गए 2 और खातों की जानकारी भी जांच एजेंसियों को मिली है। इन खातों में महज 2 से 3 सालों में 47 करोड़ 68 लाख रुपयों का लेन देन हुआ है। तो अब इन खातों में महज 11.5 लाख ही बचे हैं। पूरे मामले में जो मुख्य आरोपी है हाशमी, उसके तमाम बैंक अकाउंट जांच एजेंसियों के रडार पर आए हैं। बताया जा रहा है कि 2019 के बाद हाशमी के अकाउंट में तमाम जो करोड़ रुपए का लेन देन है वो देखने को मिला है। इसके साथ ही 2 अन्य और अकाउंट हैं जिनमें करीब 47 करोड़ के आसपास का लेन देन हुआ है। पुलिस और जांच एजेंसियां हयात जफर हाशमी का कच्चा चिट्ठा खोलने में जुट गईं, तो वहीं कानपुर शहर में 3 जून की तरह हिंसा की वारदात न हो इसके उपाय भी किए जा रहे हैं। कानपुर में धारा 144 लागू है। पूरे शहर को सुरक्षा के लिहाज से 5 जोन और 28 सेक्टर्स में बांट दिया गया है। पुलिस ड्रोन से निगरानी कर रही है। एसआईटी हिंसा वाली जगह से सबूत इकट्ठा कर रही है। तो अब तक 50 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके भेजा गया है जो 5 थे। एक बीमार है और एक 1.5-2 साल से मौजूद नहीं। तो 5 को हमने चेक किया था, 3 की एक्टिवनेस नजर आई थी, एक बीमार था। कानपुर में 3 जून को हुए बवाल के बाद अब नई सड़क और आसपास के इलाकों में अवैध रूप से बनी इमारतों पर बुलडोजर चलाने की भी तैयारी है। मतलब साफ है, कानपुर हिंसा के कसूरवारों को मुकम्मल सजा मिलेगी। तो 3 जून को जब कानपुर में उपद्रव हुआ था तो अवैध रूप से 50 से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में 6 से 7 मंजिला बनाई गई इमारतों से भी पथराव किया गया था। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने ऐसी इमारतों की पहचान कर कानपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी को सूचना भेज दी है। तो आपको बता दें कि कानपुर हिंसा मामले में अब तक पुलिस ने 54 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अब तक 54 गिरफ्तार हुए हैं। करीब 1000 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। एफआईआर दर्ज की गई है। अज्ञात लोगों के नाम यह मुकदमा है। यही नहीं, 23 सोशल मीडिया यूजर्स पर भी एफआईआर दर्ज की गई है। आरोप है कि इनके अकाउंट से भड़काऊ पोस्ट डाले गए थे। और इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि कानपुर हिंसा मामले में पीएफआई से जुड़े 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए। शुरुआत से ही इस हिंसा में पीएफआई का नाम सामने आ रहा था, जबकि बीजेपी के यूथ विंग के एक नेता हर्षित श्रीवास्तव को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि हर्षित ने आपत्तिजनक पोस्ट की थी। और आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में फिदायीन हमले करने की चेतावनी दी है। पैगंबर मोहम्मद साहिब के अपमान का आरोप लगाते हुए अलकायदा ने यूपी, मुंबई और दिल्ली में हमले करने की धमकी दी। अलकायदा के नाम से एक प्रोपेगेंडा वीडियो भी जारी किया गया है। और अब आपको बताते हैं, आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में फिदायीन हमले करने की चेतावनी दी और पैगंबर मोहम्मद साहिब के अपमान का आरोप भी लगाया। अलकायदा यूनिट का प्रोपेगेंडा वीडियो मुस्लिमों को भड़काने की साजिश। गज़वा है हिंद करने की अपील। इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर की तरफ से वीडियो जारी। भारतीय मुसलमानों को उकसाने के मकसद से इस्लामिक ट्रांसलेशन सेंटर नाम के ग्रुप ने यह वीडियो जारी किया है। वीडियो में अल कायदा के ज्यादातर आतंकवादियों के बयानों का इस्तेमाल किया गया है। वीडियो में नूपुर शर्मा पर मोहम्मद साहब का अपमान करने का आरोप लगाया गया है।
शार्ली हेब्दो अटैक वाली स्टाइल में बदला लेने की भी बात की जा रही है। वीडियो में बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की तस्वीरें हैं। नूपुर शर्मा की टीवी डिबेट का हिस्सा भी इस वीडियो में जोड़ा गया है। इस वीडियो में अलकायदा से जुड़े आतंकियों के पुराने बयानों के हिस्से शामिल किए गए हैं। वीडियो में ओसामा बिन लादेन और अल जवाहिरी के अलावा अलकायदा इंडियन सब कॉन्टिनेंट के चीफ मौलाना असीम उमर का हिंदी बयान भी शामिल किया गया है। मौलाना असीम उमर यूपी के संभल का रहने वाला था, जिसे अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना ने मार गिराया था। वीडियो के अंत में मुसलमानों से उठ खड़े होने और गजवा-ए हिंद के लिए तैयार रहने को कहा गया है। इससे पहले आतंकी संगठन अलकायदा ने भारत में आत्मघाती हमले करने की धमकी दी थी। अलकायदा इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट यानी AQIS ने मीडिया को एक चिट्ठी जारी कर बदला लेने की धमकी दी। चिट्ठी में लिखा गया कि हम दुनिया के हर उस दुस्साहसी शख्स जो पैगंबर की गरिमा के खिलाफ बोलता है उसको आत्मघाती हमले में मार गिराएंगे। अलकायदा ने हिंदुओं को आतंकवादी बताते हुए उन्हें भारत पर कब्जा करने वाला कहा है और खुद को पैगंबर की गरिमा के लिए लड़ने वाला बताया है। चिट्ठी में लिखा गया है कि हम दूसरों से अपने नबियों के सम्मान के लिए लड़ने और मरने की दरख्वास्त करेंगे। हम उन लोगों को मार डालेंगे जो हमारे पैगंबर का अपमान करते हैं। हम अपने शरीर और अपने बच्चों के शरीर के साथ बम बांधेंगे ताकि उन लोगों को उड़ा दिया जाए जो हमारे पैगंबर की बेअदबी करने की हिम्मत करते हैं। AQIS ने धमकी दी है कि वो गुजरात, यूपी, मुंबई और दिल्ली में आत्मघाती हमले करने के लिए तैयार है। फिलहाल सोशल मीडिया पर जारी किए गए इस लेटर की जांच सुरक्षा एजेंसियां कर रही हैं। हालांकि एहतियातन मुंबई समेत महाराष्ट्र हाई अलर्ट पर है। इसकी सब जांच कर रहे हैं कि अलकायदा की जो ये धमकी है ये कितनी सीरियस है। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम कौन सी भी परिस्थिति का सामना करने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस तैयार है। हालांकि अलकायदा से जुड़ी इस चिट्ठी को पाकिस्तान की साजिश भी बताया जा रहा है। जानकारों के मुताबिक पाकिस्तान अलकायदा के सहारे भारत में अस्थिरता फैलाने की कोशिश कर रहा है। अलकायदा हम जानते हैं पाकिस्तान का एक स्ट्रेटेजिक एसेट है और ये जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के की बैकिंग से हो रहा है। अलकायदा चीफ अल जवाहिरी और उनके साथी वहीं रहते हैं। अलकायदा के प्रोपेगेंडा वीडियो और हिंदुस्तान को दहलाने की धमकी पर सियासी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मतभेदों को किनारे रखकर सियासी दलों ने बता दिया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर देश एक है। जिस तरह से पाकिस्तान प्रायोजित प्रोपेगेंडे के चक्रव्यूह में कुछ लोग फंस रहे हैं, उन्हें एक बात समझना चाहिए कि हिंदुस्तान की एक भारत श्रेष्ठ भारत की ताकत, अनेकता में एकता की ताकत को कोई कमजोर कर ही नहीं सकता। देश ने साफ कर दिया है कि वो किसी की धमकी से ना तो डरेगा और ना ही झुकेगा। किसी आतंकी संगठन की गीदड़-बबकी के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। अगर कोई मतभेद है भी तो आपसी बातचीत से समाधान निकाल लिया जाएगा। प्रमोद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ब्रेक के बाद हाजिर हैं, आप देख रहे हैं एजेंडा इंडिया का। क्या सिद्धू मूसेवाला की जान बच सकती थी? क्या पुलिस की लापरवाही मूसेवाला की हत्या की वजह बन गई? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जिस दिन सिद्धू मूसेवाला अपने घर से निकले उस दिन पूरा पंजाब ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी की वजह से अलर्ट मोड पर था। जगह जगह पुलिस नाके लगे हुए थे। कोई भी संदिग्ध गाड़ी पुलिस की नजरों से होकर नहीं निकल सकती थी। लेकिन इसके बावजूद कैसे शूटर्स भारी भरकम आधुनिक हथियार लेकर 10 किलोमीटर तक मूसेवाला का पीछा करते रहे। इस 10 किलोमीटर के दौरान 4 पुलिस नाके आए, लेकिन एक भी नाके पर शूटर्स की गाड़ी को पुलिस ने नहीं रोका। देखिए मानसा से अमित भारद्वाज की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आओ तरदानी माड़ा तेरा सिद्धू मूसेवाला। ये गाड़ी आप देख रहे हैं, इसी तरह की गाड़ी सिद्धू मूसेवाला की थी। उनतीस मई की शाम को क्या हुआ?
क्या मूसेवाला की जान बच सकती थी? क्या पुलिस की लापरवाही से मूसेवाला की जान गई? जब अलर्ट पर था पंजाब, तब कैसे शूटर्स मूसेवाला तक पहुंच गए? जगह जगह लगे थे पुलिस नाके, फिर हत्यारे कैसे मूसेवाला तक पहुंचे? और सबसे बड़ा सवाल, हाई अलर्ट के बावजूद कैसे पुलिस देखती रह गई और हत्यारे भाग निकले? इन सवालों के जवाब तलाशने के लिए जी न्यूज की टीम पहुंची पंजाब के मानसा जिले में। हम मूसेवाला के घर से उस जगह तक पहुंचे जहां मूसेवाला के शरीर को गोलियों से छलनी कर दिया गया था। हर उस जगह पर गए जहां मूसेवाला की गाड़ी गई, हर उस जगह पर गए जहां शूटर्स की गाड़ी पहुंची। हमने पूरे क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। आखिर कैसे शूटर्स पुलिस पोस्ट और नाकों को चकमा देते हुए मूसेवाला तक पहुंचे? कैसे मूसेवाला की हत्या करने के बाद दोबारा पुलिस पोस्ट को चकमा देते हुए हत्यारे आराम से फरार हो गए? आपके जहन में अभी भी ये सवाल होगा कि सिद्धू मूसेवाला के साथ आखिर हुआ क्या, कौन लोग थे, कैसे उन्होंने ये पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया? इन सभी सवालों का जवाब हम आपको देंगे आज जी मीडिया नेटवर्क पर। रिक्रिएट करेंगे पूरा सीन कि आखिर उस दिन हुआ क्या था। हमारी इन्वेस्टिगेशन में साथ दिया जवाहर के गांव के सरपंच राजेंद्र सिंह ने। जवाहर के गांव वही है जहां 29 मई की शाम को सिद्धू मूसेवाला का शूटर्स ने मर्डर किया था। सिद्धू मूसेवाला शाम 5:15 बजे अपने घर से निकले। जैसे हमारी गाड़ी निकली है, ठीक उसी तरह सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी घर से निकली। मूसेवाला की गाड़ी के पीछे शूटर्स ने अपनी टोयोटा कोरोला कार लगा दी और पीछा करने लगे। सिद्धू मूसेवाला के घर से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है सदर थाना, जहां अक्सर पुलिस का नाका लगा रहता है, लेकिन शूटर्स की कार की कोई चेकिंग नहीं की गई। देखिए, अभी हमें कुछ ही मिनट हुए हैं वहां से आए हुए। ये थाना सदर है, ये यहाँ पे लिखा हुआ पंजाबी में थाना सदर मानसा, और यहाँ पर जो है ये जिला मानसा का थाना सदर है। यहाँ आप दूरी देखिए, 2.5 से 3 किलोमीटर की दूरी है, और यहाँ पहला नाका। उनके पीछे वो गाड़ियाँ लगी थी, वो हत्यारे यहीं थे, और पुलिस को कानो कान खबर नहीं हुई। ये थाना सदर का बोर्ड आपके सामने, सड़क पे ही है ये थाना सदर। चलिए आगे चलते हैं, राजेंद्र जी के साथ और जगहों को देखते हैं और आपको दिखाते हैं कि क्या क्या हुआ था। यहाँ से गाड़ी क्रॉस की होगी, लगभग 4 से 5 मिनट बाद यहाँ से गाड़ी क्रॉस कर गई होगी। क्राइम सीन को रिक्रिएट करने के लिए हमने थार जीप का इस्तेमाल किया, जो बिल्कुल सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी से मिलती जुलती है। ठीक इसी तरह मूसेवाला की थार जीप का शूटर्स पीछा कर रहे थे। जैसे वो शख्स बैठे, ऐसे ही सिद्धू मूसेवाला भी बैठे थे। तो ये आपको दिखा रहे हैं हम सिद्धू मूसेवाला के घर से करीब 5-6 मिनट की दूरी पे हैं, और ये गाड़ी इसी तरह चल रही है। यही थार जीप थी। जब थाना सदर क्रॉस हुआ तो उसके बाद एक सड़क आती है जहां अक्सर गाड़ियों की चेकिंग की जाती है। इसे रामदिता वाला चौक कहते हैं। यहाँ से भी शूटर्स आराम से निकल गए। राजेंद्र जी आ जाइए। तो ये हम थोड़ा नाका समझने की कोशिश करेंगे अब आप देखिए, जिस तरह हमारी गाड़ी पीछे लगी हुई है उस थार गाड़ी के, उसी तरह उनकी गाड़ी थी, इसी तरह गाड़ी चल रही थी जो बिल्कुल इस तरह इतों ही टप्पे नहीं। तो ये राजेंद्र जी, ये जो रास्ता है, यहाँ देखिए पुलिस अभी भी खड़ी हुई है। ये पुलिस आप देख सकते हैं, और ये नाकेबंदी है, देखिए काफी स्ट्रांग है। ये 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे नाका रहता जी। 24 घंटे पुलिस रहिंदी है। ठीक है जी। ये मेन शहर का रास्ता है, क्योंकि इधर सरदूलगढ़ सरसा बागी सड़क, तो ये लुधियाना मोगा बागी, ठीक है, बरनाला बड़ा जी, चंडीगढ़ वाला रास्ता आ गया। टोयोटा कार से शूटर्स लगातार मूसेवाला की थार जीप का पीछा करते रहे। इस दौरान मूसेवाला के दोस्त गुरप्रीत, जो फ्रंट सीट पर मूसेवाला के बगल में बैठे थे, उसे शक हुआ। उसने कहा कि लगता है टोयोटा कोरोला कार हमारा पीछा कर रही है। ये सुनकर मूसेवाला ने कार को देखा और कहा, अरे ये मेरे फैंस होंगे।
मेरे साथ फोटो खिंचवाना चाहते होंगे। ऐसा मेरे साथ अक्सर होता है। कुछ ही दूर चलने के बाद शूटर्स ने अपना रास्ता भी बदल दिया। इस जगह पर मूसेवाला की थार सीधी चली गई और शूटर्स ने अपनी कार दूसरी सड़क पर मोड़ ली। ये सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी सीधी चली गई और ये गाड़ी हम शूटर्स की तरह जा रहे हैं। जैसे ये सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी सीधी चली गई थी, शूटर जिस रास्ते से गए थे, इसीलिए इस रास्ते पे हम आपको दिखा रहे हैं ले जाकर ये थार गाड़ी को भी और अपनी गाड़ी को भी। हम उन्हीं जिस तरह से पीछा कर रही थी गाड़ियां, उसी तरह से हम जो है वो पीछा कर रहे हैं। जो दूसरी तरफ सड़क चल रही है वहां से सिद्धू मूसेवाला जा रहे थे और यहाँ ये थार गाड़ी जहां चल रही है यहाँ से शूटर्स। कोरोला कार जब दूसरी रास्ते पर गई तब मूसेवाला ने अपने दोस्तों को कहा, देखा वो फैंस ही थे, वो दूसरे रास्ते पर चले गए। इसके बाद एक और पुलिस नाका आया। अलर्ट की वजह से उस दिन पुलिस ने नाकेबंदी कर रखी थी। यहाँ पर नाका था। हाँ, इतने नाका पूरा नाका, बड़ा नाका था, पुलिस नाका। जैसे हमने पीछे आपको दिखाया वो जो मेन सिटी पे नाका रहता है, उसी तरह यहाँ नाका था। ब्लू स्टार ऑपरेशन की बरसी है, पंजाब में अलर्ट था, ऑलरेडी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने अलर्ट दे रखा है। तो यहाँ पर नाका था और वो आराम से शूटर्स जो है वो क्रॉस करके यहाँ से निकल गए। इस नाके को आराम से पार करने के बाद शूटर्स की कार दूसरे रास्ते से फिर मूसेवाला की जीप के पीछे आ गई। ये देखिए, ये हम आपको रिक्रिएट करके दिखा रहे हैं। इस तरफ से थार आ रही थी, ये आप देख सकते हैं, और ये रास्ता वहीं सीधा जाता है। हाँ जी, वहीं सीधा जाता है। और ये देखिए ये थार, अब हम इसके पीछे फिर लगेंगे। ये देखिए, यहाँ से शूटर की गाड़ी वहां से वो पुलिस नाके को क्रॉस करके आ गई और यहाँ से ये पूरी गाड़ी क्रॉस करती आपको हमने दिखाई। तो अब हम फिर बैठेंगे, जिस तरह से लोग उनको फॉलो कर रहे थे उसी तरह से हम आपको करके दिखाएंगे। इसके बाद शूटर्स कोरोला कार में जीप के पीछे पीछे चलने लगे। जिस तरह सिद्धू मूसेवाले की गाड़ी थी वही काली गाड़ी है, उसी तरह की थार जीप है और ये चल रही है। उसी तरह वो जो शख्स पीछे बैठे हैं, इसी तरह उनका दोस्त एक पीछे बैठा था, एक उनके साथ गुरप्रीत आगे बैठा था। राजेंद्र जी पूरी तस्वीरें बता रहे हैं। यहाँ से राजेंद्र जी कितना समय लगेगा उस स्पॉट तक पहुँचने के लिए जहाँ ये घटनाक्रम हुआ? बस 2-3 मिनटों की बात है जी। 2-3 मिनट में? हाँ जी, वो सामने है जी। अच्छा, सामने। ये देखिए कि अब हम उस स्पॉट पे पहुंचने वाले हैं और आपको बताएंगे किस तरह से जो है राजेंद्र जी वहां पहुंचे, क्योंकि ये उन शख्स में से थे, पहले वो लोग थे जो वहां पर पहुंचे। इसके बाद पहला मोड़ आया और उसके बाद दूसरा और आखिरी मोड़ आया, जहां सिद्धू मूसेवाला की गाड़ी को ओवरटेक कर शूटर्स ने थार जीप पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी। ये वो मोड़ है, आपको दिखा दें। इसी तरह सिद्धू की वो कैमरा, इस घर पे ऊपर वो जो कैमरा जो उतारा गया है अभी पुलिस ने उतार लिया है। ये देखिए, ये मोड़ मुड़ रहा है तेज, आपको सारी तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये मोड़ यहाँ से मुड़े और साथ ही वो फिर अगला मोड़ मुड़ गए। हाँ, मोड़ ये ऊपर की गड्डी घुमा ली। तो ये गाड़ी अब वहीं हम खड़ी कर रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि ये एग्जैक्ट पॉइंट है जहां हम पहुंच गए। राजेंद्र जी हमारे साथ है और ये देखिए, ये एग्जैक्ट पॉइंट है। यहाँ पर आपको गोलियां लगी भी दिखाई देंगी और यहाँ पर आपको ये पूरी तस्वीर, यहाँ पर गाड़ी रोकी गई। शूटर्स ने थार जीप के 3 टायरों में गोलियां मारकर पंचर कर दिया। कुछ शूटर्स थार की बोनट पर चढ़ गए और मूसेवाला को निशाना बनाकर फायरिंग करने लगे। आपको बता दें कि बोनट पे चढ़ के यहाँ इस बोनट पे चढ़ के इस तरह से शूट किया होगा उन्होंने। यहाँ हिम्मत देख सकते हैं आप, इधर मूसेवाला है, मूसेवाला के साथ उनका दोस्त बैठा है, उसके पीछे एक शख्स है और यहाँ चढ़ के इस तरह से किया। वहां एक शख्स जो है वो वीडियो बना रहा था, उधर भी जो है वहां पर फायर किया उन्होंने। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर हरियाणा की तरफ जाने वाली सड़क पर कोरोला कार से फरार हो गए। इसी सड़क पर कुछ दूरी पर हमलावरों ने ऑल्टो कार लूटी और कोरोला कार छोड़कर ऑल्टो से फरार हो गए। नरेंद्र जी, ये वो स्पॉट है जहाँ से गाड़ी खोई गई, उन्होंने गाड़ी खड़ी? बिल्कुल जी, इत्थों आ खारा पिंड है, ये नरेंद्रपुर ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਖੋਈ ਹੈ ਆ ਥਾਂ ਤੇ ਖੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਖਾਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ 1.5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਨਰਿੰਦਰਪੁਰ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਚੌਕੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੋਂ ਆਲਟੋ ਗੱਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ पिस्तौल दी नोक से खोली। यहाँ से भी देखिए आप, शूटर्स के जो हौसले कितने बुलंद थे। यहाँ से वो होकर गाड़ी जो है वो यहाँ से छीन कर ले गए और फिर उस ऑल्टो गाड़ी से आगे बढ़े। जहां ऑल्टो कार लूटी उससे करीब 1 किलोमीटर दूर पर नरेंद्रपुर चौकी पड़ती है। हत्यारे उस चौकी के आगे से भी आराम से फरार हो गए।
तो आपने देखा कैसे 7 से 8 शूटर्स ने मूसा गांव से जवाहर के गांव के बीच की 10 किलोमीटर की दूरी तय की। कई पुलिस नाकों को बेखौफ पार किया, कहीं भी उनकी चेकिंग नहीं हुई। इसलिए यह अपने आप में बड़ा सवाल है कि कैसे बिना चेकिंग के हत्यारों की गाड़ी को आगे जाने दिया गया। अगर कातिलों की गाड़ी को एक भी नाके पर रोका जाता तो शायद सिद्धू मूसेवाला की जान बच सकती थी। अमित भारद्वाज, जी मीडिया, मानसा। और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पुलिस को आज एक बड़ी कामयाबी मिली है। मूसेवाला की हत्या में शामिल एक बड़े आरोपी महाकाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। महाकाल को महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक महाकाल शूटर्स का साथी है। मूसेवाला की हत्या के 11वें दिन पुलिस को यह कामयाबी मिली है। आज ही सिद्धू मूसेवाला की याद में अरदास रखी गई थी। ये भीड़, ये जुनून सिद्धू मूसेवाला के लिए है। बुधवार को सिद्धू मूसेवाला की याद में अरदास रखा गया। मांजा के बहरहली अनाज अंडी में अंतिम अरदास रखा गया था। अरदास में पंजाब के अलग अलग जगहों से हजारों लोग पहुंचे। इस दौरान मूसेवाला के पिता बलकौर सिंह और उनकी माता भावुक हो गए, बेटे को याद किया। सिद्धू मूसेवाले ਨਾਲ जुड़ी कोई जानकारी है, कोई प्रोग्राम है, वो जस्टिस संबंधी मैं खुद अनाउंस करूंगा। सिद्धू मूसेवाला के लिए अरदास हुआ और इसी दिन पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी। मूसेवाला की हत्या में शामिल एक और आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गया और वो आरोपी है सौरभ कामले उर्फ महाकाल, उम्र 48 साल। पुलिस ने सौरभ कामले को पुणे की क्राइम ब्रांच ने महाराष्ट्र के अहमदनगर से गिरफ्तार किया है। पुलिस को शक है कि सौरभ कामले मूसेवाला की हत्या में शामिल है। सूत्रों के मुताबिक सौरभ, महाकाल और शूटर संतोष जाधव दोस्त हैं। संतोष जाधव भी मूसेवाला की हत्या में शामिल था। संतोष जाधव अभी फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई ने ही महाकाल की मुलाकात संतोष से करवाई थी। सौरभ पिछले 1 साल से लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम कर रहा था। ओमकार हत्या मामले में संतोष जाधव को महाकाल ने ही छिपने की जगह दी थी। पिछले 6 महीने में राजस्थान पुलिस ने 2 बार महाकाल को गिरफ्तार भी किया था। सिद्धू मूसेवाला केस में जो एक मेन कंफर्म शूटर जो अभी तक हमने स्टैब्लिश किया है, ये उसका क्लोज एसोसिएट रहा है। जो अरेस्ट किया है इसका नाम है सिद्धेश हीरामन कामले उर्फ महाकाल। ये मकोका केस में इसकी अरेस्ट हुई है और इसका जो क्लोज एसोसिएट है, अभी तक की जो हमारी ग्राउंड वर्क है उसके अनुसार ये किलिंग में शामिल है। पुलिस ने सौरभ महाकाल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे 20 जून तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। इस बीच मूसेवाला हत्याकांड का मुख्य साजिशकर्ता यानी मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा राजदार सामने आया है। वो राजदार है लॉरेंस बिश्नोई के वकील विशाल चोपड़ा। लॉरेंस के वकील का दावा है कि उसका मूसेवाला की हत्या में कोई हाथ नहीं है। मैं आपके मीडिया चैनल के थ्रू कहना चाहता हूं कि मूसेवाला हत्याकांड से लॉरेंस बिश्नोई का कोई लेना देना नहीं है। ये जो लॉरेंस बिश्नोई का नाम आया, इसके पीछे एक पॉलिटिकल राइवली है। जो कांग्रेस नेता विक्की मड्डू खेड़ा का मर्डर हुआ था, उसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर में दिल्ली पुलिस ने ये बताया था कि सिद्धू मूसेवाला जो है उनके वहाँ पे बैठ के ही ये पूरी कॉन्स्पिरेसी रची गई थी और ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। हमारी तरफ से लगाए गए कोई एलिगेशंस नहीं है। बाकायदा आप दिल्ली पुलिस के इस फाइल को चेक कर सकते हैं, वो बिल्कुल जुडिशियल फाइल आपको भी अवेलेबल हो जाएगी। उसके अंदर में साफ बताया गया था कि सिद्धू मूसेवाला ने अपने ऑफिस में बैठ के ही इस पूरी कॉन्स्पिरेसी को रचा। लॉरेंस बिश्नोई भले ही मूसेवाला की हत्या में शामिल होने से इनकार कर रहा है, लेकिन पुलिस का दावा है कि लॉरेंस बिश्नोई और कनाडा में बैठे उसके दोस्त और गैंगस्टर गोल्डी बराड़ ने ही मूसेवाला की हत्या की साजिश रची है। पंजाब पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने का प्रस्ताव भी सीबीआई को भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और लखनऊ से एक बेहद ही चौंकाने वाली खबर सामने आई, जहां एक 16 साल के लड़के ने पबजी गेम खेलने से रोके जाने पर अपनी मां की गोली मारकर हत्या कर दी। पबजी की लत के कारण आरोपी ने अपनी मां को पिता की ही लाइसेंसी रिवॉल्वर से छलनी कर दिया।
लखनऊ में दिल दहला देने वाली वारदात। वीडियो गेम खेलने से रोकने पर हत्या। पिता की रिवॉल्वर से मां को किया छलनी। दो दिन तक शव के साथ रहा आरोपी। पबजी के लिए मां का मर्डर। लखनऊ में पबजी न खेलने देने से नाराज 16 साल के लड़के ने अपनी मां की हत्या कर दी। टोकने से बेटा इतना नाराज हुआ कि उसने सेना में तैनात अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर से मां को छलनी कर दिया। आरोपी ने वारदात छिपाने के लिए 9 साल की बहन को भी दूसरे कमरे में बंद कर दिया और 2 दिन तक शव के साथ रहा। शव से दुर्गंध न फैले इसलिए वो रूम फ्रेशनर का इस्तेमाल करता रहा। पबजी गेम ना खेलने देने से नाराज एक बेटे ने अपनी मां के सीने में गोलियां उतार दी। इस वक्त हम लोग मौजूद हैं उसी घर पर जहां पर एक बेटे ने अपनी मां को गोलियों से भून दिया। जब शव से दुर्गंध फैलने लगी तो आरोपी ने पिता को जानकारी दी। पिता की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव बरामद किया। जो अभी जो प्रिलिमिनरी जो इन्वेस्टिगेशन है हमारी जो पूछताछ उससे पता चला है कि ये लड़का जो है ये पबजी गेम का ये एडिक्ट था और इसकी मां इसको गेम खेलने से रोकती थी जिससे क्षुब्ध होकर के इसने इस घटना को अंजाम दिया है। पड़ोसियों के मुताबिक आरोपी बहुत ज्यादा पबजी गेम खेलता था। मां पहले भी मना करती थी। एक बार तो नाराज होकर वो घर छोड़कर भी चला गया था। ये कि मम्मी हड़काती थी या कुछ भी यानी कि घरेलू मसला था उनका जो है कि मना करती थी जो है कि ये सब सारी चीजें अच्छी चीज नहीं है, ये मत खेलिए। यानी वीडियो गेम के कारण बच्चे के व्यवहार में बदलाव के संकेत मिल रहे थे, लेकिन वक्त रहते उसकी काउंसलिंग नहीं की गई। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.